क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद एंड विष्णु पुराण। मतलब यूनिवर्स का निर्माण हमारे जो ऋग्वेद और विष्णु पुराण बताया गया है कि यूनिवर्स का शेप क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा एशियन साइंस और जो मॉडर्न साइंस बिग बैंग थियरी है, इसमें समानता है क्या, इसको सपोर्ट करता है और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है। तो जब बात की जाती है हमारे ऋग्वेद में, तो यहाँ कई चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहला चीज़ ये बताया जाता है कि जो यूनिवर्स का क्रिएशन है एक कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस है। नए नए यूनिवर्स बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। इनके बीच में बताया जाता है कि एक यूनिवर्स बनने से पहले वहाँ कोई भी तत्व, या कह सकते हो यहाँ तत्व का जो मतलब है वो ये नहीं है कि कोई मैटर, किसी प्रकार का भी किसी भी चीज़ का एनर्जी, पावर, कॉन्शियसनेस, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं था। इसके बाद क्या होता है, तो इसमें बताया जाता है उसके बाद सबसे पहली दो चीज़ें क्रिएट होती हैं, टाइम एंड स्पेस, जिसको संस्कृत में आकाश तत्व और दूसरे को काल तत्व कहा जाता है। तो पहले स्पेस क्रिएट होता है, फिर टाइम। फिर स्पेस क्या करता है, वो क्रिएट करता है फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, या अलग अलग टाइप के फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट होते हैं। जब एनर्जी क्रिएट होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हम वायु तत्व कहते हैं, शास्त्र में वायु तत्व का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या किसी भी टाइप के बेसिक वेव्स जो अब जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं या पढ़ते हैं, उनको क्रिएट करने वाला, उनमें फ्लक्चुएशन होता है और उससे क्रिएट होती है एनर्जी। एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन होता है, अलग अलग टाइप के फ्लक्चुएशन होते हैं। इन फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के बीज मंत्र बताए गए, जिससे हम अपने अंदर के कॉन्शियसनेस या एनर्जी को एक्टिवेट करके अलग ऊर्जा स्तर या अलग चेतना स्तर तक पहुंचते हैं। ये तो हो गए ध्यान योग के बाद। तो यूनिवर्स के निर्माण में आते हैं, तब एनर्जी के कई स्टेप होते हुए कंज्यूम्ड फॉर्म क्रिएट होता है, जहाँ क्रिएट होता है कि एक पॉइंट मास, जिसे विष्णु पुराण में हिरण्यगर्भ कहा गया है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो पुराणों में यूनिवर्स का क्रिएशन है थोड़ा सा वो हिस्टोरिकल है, जबकि ऋग्वेद में जो दिए गए हैं श्लोक, मैं रात में वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो श्लोक पढ़ के प्रॉपर अर्थ भी बता देता। मैं यहाँ आपको लगा दूंगा इस श्लोक के एज ए प्रूफ, आप देख लीजिए। तो उनमें थोड़ा डिफरेंस आता है पुराण और ऋग्वेद के सूक्तों में। तो वो पुराण में बताया कि एक स्टोरी थ्रू सीखने का तरीका है, जो काफ़ी बाद में डेवलप हुआ, आसान बनाने के लिए बनाया गया। एक्चुअल जो सीधी सीधी बात है वो है ऋग्वेद में। पुराण में भी चीज़ें मिलती हैं काफ़ी आसानी से सीखने के लिए, कई अपडेटेड चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे जैसे रिसर्च हुई, चीज़ें अपडेट हुई, सीखने का तरीका भी मॉडिफाई किए। तो यहाँ पुराण और वेदों के इन सब चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसकी फिलॉसफी इस वजह। पुराण का जो एम है वो है स्टोरी के थ्रू सिखाना, वेदों का सीधा सीधा ज्ञान से मतलब है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें इंक्लूड नहीं है। तो बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद अलग अलग तत्व क्रिएट होते हैं। जैसे इसमें आता है जल तत्व। जल तत्व का मतलब ये नहीं वाटर, जल तत्व का मतलब फ्लूइड्स, गैसेस या ये सब चीज़ें आप कह सकते हो। उसके बाद क्रिएट होना शुरू होता है एनर्जी का कंज्यूम फॉर्म, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, जिसे हम मैटर्स कहते हैं। अब जो शुरू में जो मैटर्स क्रिएट हुआ था, उसकी कई चीज़ें हैं जो शास्त्र में बताई गई हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से उनको समझना कठिन है। तो उसमें बताया गया जो ये मैटर क्रिएट होते हैं, ये आज के मैटर जैसे नहीं होते। इनमें जैसे अचानक क्या होता है कि इनका हीट इतना बढ़ता है कि इनमें ब्लास्ट हो जाता है, जैसे आप बिग बैंग थ्योरी में पढ़ें। इसके बाद अलग अलग टाइप के इससे क्वांटम पार्टिकल्स या कह सकते हो छोटे छोटे कणों में विभाजित होता है।
फिर वो कई हजारों साल तक ऐसे अलग अलग टाइप के उनके बीच रिएक्शंस होते रहते हैं, जिससे जाके मैटर्स, प्लैनेट्स या मेटल, नॉन मेटल, आयंस, गैसेस, प्लाज्मा, बोसॉइड, कंडेंसेट, ऐसे बहुत सारे मैटर्स क्रिएट होते हैं। तो ये हमारे ऋग्वेद का कंसेप्ट है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो बिग बैंग से पहले क्या था, वेस्टर्न साइंस में नहीं है लेकिन हमारे ऋग्वेद में है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब खोजें हो जाती हैं तो लोग बताते हैं कि वेद पुराण में सब चीज़ें ऑलरेडी है, इसलिए मैं बिग बैंग से पहले जो चीज़ें थी जिस प्रकार से हुई मैं ये बहुत शॉर्ट बताया। इनमें होने में एक्चुअल में कई स्टेप्स लगते हैं, इसके डिटेल में फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो बिग बैंग से पहले जो चीज़ें हुई वो क्या था, कैसे था, या ये एक बार क्रिएट हुआ यूनिवर्स की एक ही यूनिवर्स है कि मल्टी यूनिवर्स है। ये जो मल्टी यूनिवर्स है एक साइक्लिक फॉर्म होता है, लगातार क्रिएशन और डिस्ट्रॉय चलते रहते हैं। ये चीज़ें एक्सप्लेन किया जो अभी तक वेस्टर्न साइंस में आप कल्पना भी नहीं की गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमारे ऋग्वेद में किस प्रकार से यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में बताया गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, अभी तक हमारा वेस्टर्न साइंस जो है वो यूनिवर्स के शेप के बारे में नहीं बता पाया है। नॉर्मली जो कुछ लोग धार्मिक होंगे या आप गूगल से भी विष्णु पुराण डाउनलोड करिए, 4-5 चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको वहाँ ये चीज़ मिलेगा कि शेप ऑफ यूनिवर्स क्या है। इसमें बताया गया कि जो कत्थे का बीज होता है उसके जैसा हमारा यूनिवर्स का शेप होता है। अगर मैं इसको भारतीय भाषा यूपी क्षेत्र से कहा जाए तो एक कैत का फल होता है, काफ़ी लोग इसे जानते हैं। ब्रह्मांड उसी के आकार का होता है और ब्रह्मांड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये भी बताया गया कि इसमें जो वायु तत्व, जल तत्व या कह सकते हो स्पेस है या टाइम है, इन सब का रेशियो कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी उसमें बताया गया कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व का रेशियो क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं अलग अलग यूनिवर्स में। और उसमें जाएंगे तो उसमें आप मल्टी यूनिवर्स के कई का एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, स्टोरीज भी मिलेंगी मल्टी यूनिवर्स की। जैसे बलराम जी की जो वाइफ थी वो सतयुग से द्वापर युग में आई थी उससे शादी करने के लिए, मतलब वो ऐसे यूनिवर्स में थी जहाँ सतयुग चल रहा था, वहाँ से वो टाइम ट्रेवल करके या कह सकते हो कि कोई ऐसा यूनिवर्स था उसके थ्रू यहाँ आई थी बलराम जी शादी करने। एक ऐसी हमें स्टोरी मिलती है और इसके एक्सप्लेनेशंस भी मिलते हैं। जब आप वास्तव में इंटरेस्टेड होंगे, सीखना चाहेंगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि हमारे शास्त्र में अब भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कवरी नहीं हुई हैं। मेरा उद्देश्य नहीं किसी गलत या सही ठहराना, मेरा उद्देश्य ये है कि जीवन के लिए विज्ञान वास्तव में जो मैं धर्म बताया हूँ, जिसको रिलीजन नहीं कहते, एक जीने का सही तरीका है, प्राकृतिक तरीका है, उसका आधार ही विज्ञान होता है, लेकिन वेस्टर्न साइंस नहीं। तो अभी जो वेस्टर्न साइंस है वो विज्ञान से काफ़ी पीछे। हमें दोनों को मिलाकर एक धर्म के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ, एक नया अच्छे जीवन के साथ विज्ञान को भी उन्नत करना और साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि विज्ञान कभी विनाश का कारण न बने। एक संयमित, नियमित और एक लिमिटेशन में रहते हुए उसका प्रयोग किया जाए। बहुत ज़रूरी होने पर ऐसे संसाधनों को उपयोग किया जाए ताकि ये विज्ञान के नाम पे जो हमें डिस्ट्रॉयड की तरफ धीरे धीरे ले जाया जा रहा है उससे बचा जाए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। जय श्री राम।